हाय, मैं नितिन कुमार आपका हमेशा की तरह अपने YouTube चैनल नितिन सर क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 27 जुलाई 2020 के द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स के बारे में। और जैसा कि मैं बताऊं कि पहला जो एडिटोरियल है वो जो कुछ भी राजस्थान के अंदर घटनाक्रम चल रही है और जिस तरीके से जो मुद्दे को हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया और जिस ढंग से हाई कोर्ट ने 13 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं और कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज से संबंधित है कि क्या जो डिसेंटिंग एमएलए हैं उनको अपनी वॉइस को रखने का अधिकार है या नहीं, अपनी बातों को रखने का अधिकार है या नहीं, और वो पार्टी में अपनी बातों को रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, और क्या पार्टी में उनके द्वारा जो बात रखी जाती है वो क्या डिसेंट या विसम्मत माना जाना चाहिए। तो देखते हैं, चर्चा इसी पे है आज का, और देखते हैं है क्या इसमें। हाउस वर्सेस कोर्ट, यहाँ पर सदन बनाम न्यायालय की बात की जा रही है। द कोर्ट 13 क्वेश्चन कुड प्रेज ओपन स्पेस इन द पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑल्सो रिस्क जुडिशियल ओवररीच। तो 13 प्रश्न जो कुछ भी राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा मतलब फ्रेम किए गए वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का जो स्पेस है, राजनीतिक दल की जो जगह है, ठीक है, उसमें एक तरीके का इंक्रोचमेंट माना जा सकता है। और इसे ये माना जा सकता है कि जुडिशियल ओवररीच है, यानी कि जो न्यायिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दूसरे हिस्से में प्रवेश कर रही है। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञातव्य होगा, पता होगा कि जो सरकार है इसके 3 विंग होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर और तीसरा जो होता है वो जुडिशरी होता है। लेजिस्लेचर का काम मोटे तौर से कानून बनाना और ये होता, और साथ में एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल की जाती है तारांकित और अतारांकित स्टार अनस्टार्ड क्वेश्चन, एडजॉर्नमेंट मोशन, कॉल अटेंशन मोशन, इन सबों के द्वारा ये व्यवस्था होती है और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करती है लेजिस्लेचर। इसके बाद देखिए, जुडिशरी का काम मोटे तौर से आप समझें कि व्याख्या देना है संविधान का, यदि सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, और उसके सामने यदि सिविल या क्रिमिनल केसेस जो भी लाए जाते हैं उसके ऊपर फैसला सुनाना, ठीक है। और इसके अलावा जो काम लेजिस्लेचर और जुडिशरी का नहीं है वो काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है बाय डिफ़ॉल्ट। यानी कि आप लेजिस्लेचर ने जो कुछ भी विधि बनाई है, कानून बनाया है, या फिर कोर्ट ने जो कुछ भी फैसला दिया है उसको लागू करवाने का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। तो कहीं ना कहीं एक इंक्रोचमेंट या ओवररीच माना जा रहा है। अब देखिए, द पॉलिटिकल, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज रेज्ड बाय अनफोल्डिंग राजस्थान ड्रामा विल रिक्वायर केयरफुल डिसएंटेंगलिंग। तो जो राजनीतिक या फिर कानूनी या जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, संवैधानिक मुद्दे हैं, जो कुछ भी राजस्थान में जो कुछ भी नाटक चल रहा है उससे जो सामने आई है बातें, तो इसमें ज़रूरत क्या है कि उलझे हुए तारों को क्या किया जाए, अलग किया जाए, सेपरेट किया जाए। बट ए फ्यू थिंग्स आर ऑलरेडी क्लियर, लेकिन कुछ बातें तो बिल्कुल स्पष्ट है। देर इज़ एविडेंट बैड फेथ ऑन ऑल साइड एज शैडो ओवर द क्रेडिबिलिटी ऑफ एवरी प्लेयर। मतलब ये कहा जा रहा है कि कुछ बातें तो बिल्कुल क्लियर कट है कि स्पष्ट तौर से ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हर एक पक्ष जो है वो गलत ढंग से काम कर रहे हैं, और हर एक जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरीके का शैडो है, ठीक है, एक छाया जैसी बात है, यानी कि कहीं ना कहीं वो संदेह में है। Chief Minister Ashok Gehlot tried to stamp out the rebellion within by bizarre act of heavy-handedness, like the sedition notice served by his government to his own deputy, which became the trigger for the current unraveling. तो कहा जाता है, कहा यह जा रहा है इस लाइन के अंदर कि जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने ये कोशिश की कि जो विद्रोह है पार्टी के अंदर उसको क्या कर दिया जाए, कुचल दिया जाए, और वो अजीबोगरीब कार्रवाई के द्वारा ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी कठोरतम चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें कि राजद्रोह का नोटिस दिया गया है। जो डिप्टी हैं, उनके अपने डिप्टी जो हैं, ठीक है, सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके खिलाफ राजद्रोह का नोटिस दिया गया है। और यही डिप्टी जो हैं सचिन पायलट, कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है वो उनके कारण से शुरू हुई है। सचिन पायलट कैंप ऑफ डिसेंटिंग एमएलए हैज़ टेकन रिकोर्स टू एन अनडिफाइंग क्लोक एंड ड्रैगर रिसोर्ट पॉलिटिक्स। सचिन पायलट और उसके खेमे के जितने भी विसम्मत विधायक हैं
उन्होंने एक रास्ता अख्तियार किया है, एक रास्ता अपनाया है और जो कि षड्यंत्र और संदेह से पूर्ण है और जो कि पॉलिटिक्स में इन जनरल हुआ करता है। गवर्नर कलराज मिश्र बाय सिटिंग ऑन द चीफ मिनिस्टर्स डिमांड फॉर अ फ्लोर टेस्ट द मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे ऑफ सेटलिंग द डाउट्स about the government continuing viability is inviting acquisition of partisanship। तो कहा जा रहा है कि जो गवर्नर है कलराज मिश्र ने मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस मांग के ऊपर कि क्या किया जाए, फ्लोर टेस्ट कराया जाए, यानी कि सदन के पटल पे बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया जाए, ठीक है। तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है, मतलब सदन का सत्र नहीं बुलाया है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही पारदर्शी तरीका होता कि क्या सरकार वाइबल है, पॉसिबिलिटी में है, क्या बनी रह सकती है। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, उनके ऊपर पक्षपात का भी आरोप लग रहा है। द कोर्ट्स बोथ द हाई कोर्ट विच हैज स्टेड द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द 19 MLAs बाय assembly speaker and framed 13 questions that recast the matter as one that involves the larger question of freedom of expression and basic structure of the constitution। तो कहा जा रहा है कि जो कोर्ट्स हैं, यानी कि जो न्यायपालिका है, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, और ख़ास करके उच्च न्यायालय की यदि बात की जाए तो जो दल बदल के कारण से जो अयोग्यता की कार्रवाई है 19 MLA के ऊपर, विधायकों के ऊपर, जो कि असेंबली स्पीकर CP जोशी के द्वारा किया जा रहा है, तो उसके ऊपर रोक लगा दी है और साथ में 13 प्रश्न एक तरीके से फ्रेम किए हैं। और ये क्या कर रहे हैं, इस 13 प्रश्न के माध्यम से जो बड़े और व्यापक जो मुद्दे हैं कि क्या बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो विसम्मत विधायक हैं उनको है या नहीं है, और साथ में जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की गई है, इसमें संविधान के मूलभूत संरचना की भी बात की गई है। द सुप्रीम कोर्ट विच हैज़ सो फार प्लेड अलॉन्ग हैव स्कार्ड देयर ऑन रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग एंड सीन टू बी प्रोटेक्टिंग डिसेंट। अब देखो कि सुप्रीम कोर्ट की यदि बात की जाए, जो कि अभी तक तो हाई कोर्ट के के तरीके से ही चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर एक दाग भी लगाता है कि ऐसा लग रहा है कि वो विसम्मत मत वाले जो विधायक हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है और ऐसा प्रोटेक्ट करता हुआ दिख रहा है। एंड येट द 13 क्वेश्चन फ्रेम्ड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट स्ट्राइक ए कॉर्ड। लेकिन फिर भी जो 13 प्रश्न जो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा फ्रेम किए गए, वो कहीं ना कहीं दुखती रगों पे हाथ रख रहा है, ठीक है, मतलब सटीक निशाने पे लग रहा है। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है इसके अंदर। This is so because of the political culture defined by the anti-defection law, which in its zeal of prevent ayaram gayaram politics or horse trading has shrunk the open space within the parties। अब देखिए कि ये इसलिए कि जो राजनीतिक जो संस्कृति बन गई है, जिसमें कि एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी कानून, उसमें ये इसलिए लाया गया था कि आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स को ख़त्म किया जाए, यानी कि कुछ जो विधायक दल के नेता होते हैं या विधायक होते हैं, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दूसरे पाले में चले जाते हैं, और इससे क्या होता है कि सरकार अस्थिर हो जाती है, क्योंकि बहुत चांसेस ये होते हैं कि वो बहुमत खो दे। और इसमें ये व्यवस्था शुरुआत में की गई थी कि जब तक कि 1/3 विधायक अलग नहीं होते तब तक उनको अलग गुट की मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 2/3 कर दिया, और मौजूदा समय में 100 में से करीब 67 विधायक यदि अलग नहीं होते हैं, 2/3 अलग नहीं होते, तो उनकी अलग गुट की मान्यता नहीं मिलेगी। और जब अलग गुट की मान्यता नहीं मिलेगी तो जो दल बदल विरोधी कानून है, जो कि 10वीं अनुसूची के तहत है, उसके तहत ये व्यवस्था है कि वो क्या हो जाएंगे, अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे। तो इसके कारण से इस दल बदल विरोधी कानून के कारण से ऐसा हो रहा है, जो कि दल बदल को रोकने के उत्साह में लाया गया था राजीव गांधी के समय में। तो मैं बता दूं कि इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो विसम्मत मत है उसको रोकता है। दूसरी तरफ जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो खरीद फरोख्त होती है विधायक और या MPs की, उसको भी रोकता है। और साथ में जो एक ओपन स्पेस है पार्टी के अंदर कि आप अपने नेता के मत के खिलाफ भी जा सकते हैं, उस चीज़ को कहीं ना कहीं भी सिकोड़ रहा है।
एक्सेसिवली एम्पावरिंग द पार्टी हाई कमांड एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ द लेजिस्लेचर। और इसके कारण से क्या हो रहा है, पार्टी के जो हाई कमान है, दल के जो हाई कमान है, जो सशक्त नेता हैं, ठीक है, उनकी ही चलती है, उनकी सशक्तिकरण तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो विधायक हैं या फिर जो सांसद हैं, उनके बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी पे अंकुश लगता है। In the backdrop is also the trend of the brute electoral majority, which makes dissent within the political behemoth as important as, if not more vital than the opposition without। तो कहा यह जा रहा है कि इन सब के पृष्ठभूमि में यदि देखा जाए तो ये जो ब्रूट इलेक्ट्रल मेजॉरिटी होती है, यानी कि जो चुनाव के बाद जो बहुत बड़ा जो बहुमत मिलता है, तो ये क्या करता है कि पार्टी के अंदर कोई ना कोई नेता जो हो जाता है वो सर्वमान होता है और लार्जर दैन लाइफ इमेज उनको मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पार्टी के अंदर विषम्मत राय रखने जैसी चीज़ हो ही नहीं पाती, और ये कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा मायने रखा जाना चाहिए कि विसम्मत राय को भी तरजीह मिले, उसको भी इम्पोर्टेंस मिले, नहीं तो पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वो बिल्कुल ढुलमुल तो है ही और ख़राब हो जाएगी, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। इन दिस कंटेक्स्ट द हाई कोर्ट्स प्रोडिंग could open up a space for a wider deliberation on some vital issues on what defection means and where the line is to be drawn between the crossing over and intra-party dissent। अब देखिए कि इस संदर्भ में कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने जो ये 13 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, उससे क्या होता है कि भाई और व्यापक जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं सेंटर स्टेज में आ जा रही है। और एक ये बात समझी जानी चाहिए कि एक तरफ डिफेक्शन, जब आप पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं, और दूसरी तरफ जो जिसको कि क्रॉसिंग ओवर भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ यदि देखें कि इंट्रा पार्टी डिसेंट, यानी कि पार्टी के अंदर विसम्मत राय रखने की बात है, इसके बीच में जो एक जो सीमा रेखा है वो सीमा रेखा खत्म हो जाती है और पार्टी में विसम्मत राय रखने वाले को ये मान लिया जाता है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं या पार्टी से अलग हो रहे हैं, और फिर इसके कारण से एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनको अयोग्य भी ठहरा दिया जाता है यदि 2/3 गुट अलग नहीं हुए और स्पीकर के द्वारा उनको मान्यता नहीं दी गई तो। Can the expression of dissatisfaction or delusionment and a strong worded opinion against the party leadership be seen as a conduct falling under the ambit of the para 2(1)(a) of the 10th schedule of the constitution, which deals with the MP MLA who has voluntarily given up his membership of such political party। अब देखिए, क्या पार्टी के अंदर, दल के अंदर जो असंतोष का स्वर या ठीक है यदि डिलूजमेंट हो जाए, वैराग जैसी चीज़ हो जाए उस पार्टी से, तो या पार्टी लीडरशिप के खिलाफ या पार्टी नेतृत्व के खिलाफ, दल के नेतृत्व के खिलाफ यदि बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो क्या इस व्यवहार को पारा 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जो कि 10वीं अनुसूची भारत के संविधान का है, उसके तहत माना जाना चाहिए? क्योंकि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पैरा 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत ये व्यवस्था है कि यदि कोई राजनीतिक पार्टी से अपनी मर्जी से राजनीतिक पार्टी को जिससे कि वो चुन के आया है MLA या MP, वो छोड़ता है, तो उसके ऊपर क्या होती है, दल बदल विरोधी कानून लागू होती है, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद लागू होती है, ना कि विसम्मत राय रखने के लिए। तो क्या ये प्रयोग किया जाना स्पीकर के द्वारा या पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, ऐसा पैरा 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का प्रयोग किया जाना क्या गलत नहीं है? आफ्टर ऑल the 19 rebel MLA insist that they remain within the Congress and despite their grievances with the Gehlot leadership। अंततः ये देखें तो 19 जो विरोध करने वाले या विद्रोही आप कह सकते हैं कि MLA हैं, वो लगातार इस बात पे जोर डालते रहे कि वो कांग्रेस के अंदर ही रहना चाहते हैं, कांग्रेस से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, चाहे उनका गहलोत सरकार के खिलाफ या गहलोत के नेतृत्व में कितनी भी क्या हो शिकायत हो। The High Court questions also problematic the party whip and its applicability। अब हाई कोर्ट ने इस बात का भी प्रश्न उठाया कि काफ़ी समस्यादायक है कि
पार्टी के व्हिप और उसको कैसे लागू किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बात ये हुई है कि जो व्हिप की जो कार्रवाई है, व्हिप जो कुछ भी रखते हैं पार्टी लाइन को, वो जब सदन का सत्र चल रहा होता है तब लागू होता है, लेकिन यहाँ पर सदन का सत्र था नहीं और पार्टी के मीटिंग में चूंकि नहीं आए, और इस कारण से उसको पार्टी व्हिप के द्वारा ये कह दिया जाना कि ये क्या है, मतलब कहीं ना कहीं मतलब दल से अलग होना चाहते हैं, ये अपने आप में गलत है। अब देखिए 1992 का 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का ये फैसला है कि होलोहन के केस में, ध्यान देना कि जिसमें कि दल बदल विरोधी कानून जो कि 10वीं अनुसूची में दी गई है उसकी संवैधानिक वैधता दी गई थी, और स्पष्ट तौर से इस बात पे रोक लगा दी गई थी कि जब तक स्पीकर अयोग्यता के मामले में अपना फैसला न सुना दे तब तक कोर्ट को या न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब देखिए, एज द मैटर कम्स अप अगेन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट टुडे, देयरफॉर देयर इज एक्जिस्टिंग जुरिस्प्रूडेंस लॉ एंड द अनचार्टर्ड टेरिटरी अहेड। अब चूंकि ये मुद्दा आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है, इसीलिए पहले से मौजूद क्या है, न्यायिक व्यवस्था है, कानून है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला है, लेकिन साथ में आगे क्या होने वाला है इसका भी कुछ पता नहीं है। The process that has begun with the Rajasthan High Court 13 question could lead to less opacity and greater openness in the building blocks of the parliamentary democracy। अब देखिए कि जो प्रक्रिया राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा 13 क्वेश्चन फ्रेम करके की गई, इसके कारण से क्या हो सकता है कि जो धुंधलापन है वो कम होगा और साथ में और ज़्यादा क्या होगा, खुलापन आएगा, जो कि संसदीय लोकतंत्र के लिए क्या है, बिल्कुल उसकी आधारभूत संरचना है। बट ट्रेडिंग इनटू इनर लाइंस ऑफ द पार्टी कुड हैव बी फ्रॉट विद रिस्क। लेकिन पार्टी के अंदरूनी मामलों में जाना और उस पचड़े में पड़ना, ये बिल्कुल जोखिम से भरा पड़ा है, इवन कि कोर्ट के लिए भी। एंड इट इज़ स्लिपरी स्लोप फ्रॉम रिफॉर्म टू इम्पेरलिंग ऑटोनॉमी। और ये एक ऐसा फिसलन वाला ज़मीन है जिसमें कि एक तरफ तो सुधार की भी बात है और दूसरी तरफ हो सकता है कि बिल्कुल नस्त नाबूद करने वाली स्वायत्तता भी दे दी जाए, जो कि अपने आप में गड़बड़ होगा लोकतंत्र के लिए। यानी कि लोकतंत्र को बचाए रखना, संसदीय लोकतंत्र को बचाए रखना एक तरफ, और दूसरी तरफ जो पार्टी के अंदर जो विसम्मत या दल के अंदर जो विसम्मत राय है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इसके बीच में क्या किया जाए, संतुलन किया जाए। अब देखिए कि नेक्स्ट जो इसमें मामला है वो देखिए क्या है, ये नागालैंड का इशू है, नागा का, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है प्रोटेक्ट द पीस, यानी कि जो शांति है उसको रक्षित करें, बनाए रखें। A letter from governor evokes a sharp response from Naga rebels. Care must be taken to keep the conversation going. अब जो नागालैंड के राज्यपाल है RN रवि, उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया किसको, नागालैंड की सरकार को। इसके कारण से नागा जो विद्रोही हैं उन्होंने इसके खिलाफ क्या दिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। और इसीलिए इस बात का ध्यान जरूर से रखा जाना चाहिए कि जो बातचीत है, ट्राईपार्टी बातचीत है, एक तरफ नागा, दूसरी तरफ नागालैंड की सरकार और तीसरी तरफ आप कहते हैं केंद्र की सरकार, ये बातचीत जरूर से चलती रहे। रिसेंट डेवलपमेंट इन द नागालैंड सजेस्ट दैट ए टेनस पीस इज इंक्रीजिंगली कमिंग अप ए स्ट्रेन। हाल फिलहाल में जो कुछ भी घटनाक्रम हुई है नागालैंड में, ये बताता है कि जो मतलब ऐसी शांति जो कि क्षणभंगुर जैसी है, ठीक है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, वो और ज़्यादा उस पर क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। A government directive earlier this month that all its officials must declare if any relative was working for underground organization has evoked a strong reaction from the NSCM-IM, ठीक है। तो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इशाक मोहिबा ग्रुप है। तो इसमें है क्या, सरकार ने कुछ समय पहले ये एक निर्देश जारी किया, 1 महीने पहले, अपने सभी अधिकारीगण को
कि भाई आप बिल्कुल इस बात की घोषणा कर दें कि क्या आपका कोई संबंधी जो भूमिगत संगठन है NSCM-IN, उसके साथ कोई मजबूत संबंध तो नहीं है, ठीक है। और इसके कारण से क्या है कि बहुत ज़्यादा शार्प रिएक्शन हुआ किसका, NSCM-IN का। The state government has since clarified that the directive was issued on the order of the governor R.N. Ravi। और फिर इस स्थिति को भांपते हुए नागालैंड की सरकार ने ये कहा कि ये जो ऑर्डर इशू किया गया है वो उनके द्वारा इशू किया गया है, लेकिन ऐसा निर्देश जो नागालैंड के गवर्नर हैं, राज्यपाल है R.N. रवि के द्वारा दिया गया, और इसके कारण से हम ऐसा कर रहे हैं। The NSCM-IN, the most powerful rebel group in a state and a signatory to the 2015 framework agreement, suspect that the government want to reduce the Naga political cause to a law and order problem। अब जो NSCM-IN की बात की जाए, जो कि सबसे मजबूत विद्रोही समूह है राज्य के अंदर, और 2015 के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे भी हस्ताक्षर किया था, उसको ये संदेह है कि सरकार जो है नागा राजनीतिक जो गुट है या नागा राजनीतिक हित जो है उसको एक लॉ एंड ऑर्डर के समस्या के रूप में दिखलाना चाह रही है। द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट दैट प्रॉमिस्ड ए रिजोल्यूशन ऑफ द नागा इशू was held as historic by the Prime Minister Narendra Modi, but the differences that persist between the center and the rebels could not be resolved in the past 5 years। अब देखिए, जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो कि 2015 में हुई थी और जिसमें कि नागा समस्या के समाधान का वादा किया गया था, और उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या ऐतिहासिक करार दिया गया, लेकिन केंद्र और जो नागा के विद्रोही नेता हैं उनके बीच में जो एक तरह का मतभेद है वो बना हुआ है, और पिछले 5 साल में इस मतभेद को दूर नहीं किया जा सका। An indication of the stress in the peace talks was a June 16 letter from the Governor Ravi to the Chief Minister Nefurio, in which he spoke about the rampant extortion and violence and armed gangs running the parallel government in the state। अब देखो कि ये जो तनाव है केंद्र और राज्य के बीच में नहीं, केंद्र और रेबल ग्रुप के बीच में, तो वो इस चीज़ से स्पष्ट हो जाता है कि 16 जून को गवर्नर रवि ने R.N. रवि ने चीफ मिनिस्टर नेफुडियो को ये लिखा और कहा कि जो एक्सटॉर्सन है, यानी कि जो वसूली की जाती है, जो हिंसा है, ठीक है, वो किसके द्वारा की जा रही है, सशस्त्र गिरोह के द्वारा की जा रही है, और वो क्या चला रहे हैं, समानांतर सरकार चला रहे हैं राज्य के अंदर। वाइल द स्टेट गवर्नमेंट सेड द असेसमेंट वाज नॉट फैक्चुअल, द NSCM-IN described the government directive as a despicable, insulting and demeaning and incompatible with the spirit of the Indo-Naga peace process। वैसे तो राज्य सरकार ने ये कहा कि जो राज्यपाल साहब का जो असेसमेंट है, माननीय राज्यपाल का जो आकलन है वो वास्तविक नहीं है। NSCM-IN ने सरकार के इस निर्देश को मतलब गलत करार दिया और कहा कि ये अपमान करने लायक है और कहीं न कहीं आप नीचा दिखाना चाह रहे हैं, और जो इंडिया और नागालैंड के बीच में जो पीस प्रोसेस चल रही है, शांति की प्रक्रिया चल रही है, उसके साथ ये मेल नहीं खाता है। The situation has turned worse after the anti-extortion squad of Nagaland police shot an alleged members of the NSCN Khaflang on the June 23 in Kohima। तो कहा जा रहा है कि स्थिति और बदतर तब हो गई जब वसूली विरोधी दस्ता जो है नागालैंड पुलिस का, उसने तथाकथित रूप से NSCN खाफलांग समूह के एक तथाकथित सदस्य को जून 23 को मार गिराया। कहाँ पर? कोहिमा में। At the root of the present trouble is the perception regarding the status of rebel groups such as the NSCN-IN in the Naga society। अब जो मौजूदा समस्या है इसके जड़ में क्या है कि भाई जो NSCN-IN जो कि एक रेबल ग्रुप है और उसकी पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, इसके बारे में संदेह के कारण से ये सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। The rebel portray themselves as a freedom fighter and believes that as a political workers they have the right to tax people। और दूसरी तरफ जो विद्रोही
जो गुट है NSCN-IM की यदि बात की जाए तो वो अपने आप को एक स्वतंत्रता के सेनानी के रूप में दिखलाते हैं और कहते हैं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उनको लोगों के ऊपर कर लगाने का अधिकार है। गवर्नर रवि, who has worked tirelessly as the center's interlocutors to bring peace to the state, has sought to diminish this claim and privilege the authority of the elected government over the rebels। तो जहाँ तक गवर्नर रवि का सवाल है, ठीक है, जिन्होंने की काफ़ी मेहनत मशक्क़त की है केंद्र के वार्ताकार के रूप में, और वो चाहते हैं कि राज्य के अंदर क्या हो, शांति बहाल हो सके, ठीक है, और उन्होंने इस दावे को ख़त्म करने की कोशिश की है और ये कोशिश की है कि जो चुनी हुई सरकार है उसका दबदबा रहे, ना कि जो विद्रोही गुट है उसका दबदबा रहे। दिस हैज़ द पोटेंशियल टू डिलेजिटिमाइज द क्लेम्स ऑफ द रेबल्स इंक्लूडिंग द NSCN-IM इन रिप्रेजेंटिंग द नागाज इन द टॉक्स विद द सेंटर। अब इसके कारण से ये हो सकता है कि जो विरोधी गुट हैं जिनको मान्यता मिली हुई है एक तरीके से और तब वार्ता में वो शामिल है, वो उनकी मान्यता खत्म हो जाए, इसका संदेह बन पड़ता है। और साथ में NSCN-IM की यदि बात की जाए तो यही नागा को क्या करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं केंद्र के साथ वार्ता में। 2015 framework agreement, which built on the 1997 ceasefire between the center and NSCN-IM, has given rise to the hope that the country's longest surviving insurgency can be settled peacefully to the satisfaction of all the stakeholders। तो कहा जा रहा है 2015 का जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, जो कि 1997 के युद्ध विराम पे आधारित था, जो कि केंद्र और NSCN-IM के बीच में हुई थी, और ये एक कहीं ना कहीं आशा ज़रूर देता है कि जो सब इस देश में अब तक जो सबसे लंबी चली हुई जो इंसर्जेंसी है उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से, जिससे कि जितने भी हितधारक हैं इस मामले में उनका क्या हो सके, संतुष्टि हो सके। पीस हैज़ अ लार्ज कंसिस्टेंसी इन द नागालैंड ऑफ कोर्स। और शांति की यदि बात की जाए तो इसको बहुत सारे मानने वाले हैं, कहाँ पर, नागालैंड में। However, this constituency may have also invested in the NSCN-IM to represent what they believe is the unique history, culture and position of Nagas and their sentiments and aspiration। लेकिन इसके साथ ही ये भी बात है कि NSCN-IM के भी पीछे बहुत सारे लोग हैं नागालैंड के अंदर, और जिसके कारण से वो प्रतिनिधित्व कर पाते हैं इस बात का, जो कि NSCN-IM का मानना है कि उनकी जो नागा की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो अपने आप में अनोखी है, संस्कृति अनोखी है, और साथ में जो नागा की जो स्थिति है, ठीक है, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, यानी कि उनकी जो भावना है और उनकी जो महत्वाकांक्षा है, वो भी अपने आप में क्या है, अनोखी है, यूनिक है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता हो, डेली डे जो एनालिसिस होती है द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के बीच में, इस समूह के बीच में और शिक्षक गणों तक पहुंच पाए, ठीक है। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। कोविड-19 की स्थिति में पर्याप्त सुरक्षा उपाय के साथ ही घर से बाहर निकलें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क का उपयोग करें, और जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।